हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था। कल का क्वेश्चन हालांकि सिंपल नहीं था, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि अपने आप में काफी कुछ रखता है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि इनमें से ये कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, और इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है इनका? कैलाश सत्यार्थी। इनको सम्मानित किया गया है इस क्षेत्र में। अब सवाल ये उठता है कि कैलाश सत्यार्थी को कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना है आपको, 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और वेंकट रमन रामकृष्णन की अगर बात करें तो इनको सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? केमिस्ट्री। कौन से ईयर में? तो 2009 में इनको सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को तो आप सभी जानते हैं क्योंकि बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो उनको भी इकोनॉमी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। फिलहाल यहाँ पर वो नहीं है। अभिजीत बैनर्जी की अगर बात करें तो इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था साल 2019 में, अभी हाल ही में। मदर टेरेसा को ह्यूमैनिटी के लिए सम्मानित किया गया है, इनको 1979 में सम्मानित किया गया था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की अगर बात करें तो इनको फिजिक्स के लिए सम्मानित किया गया था। और कौन से ईयर में? तो 1983 में। आपको ध्यान रखना है जिस साल में इंडिया ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, पहली बार किस देश के उत्पाद ने अपने मादक पेय जिसका नाम क्या है? इसका नाम है निहोंसु सेक, उसके लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर किया है। देखिए, क्वेश्चन का मतलब सीधा सा ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है कि इनके देश में एक एल्कोहलिक बेवरेज बनता है, मतलब एक पेय पदार्थ बनता है जो कि नशीला होता है, जिसका नाम है निहोंसु सेक। उसको ये देश चाहता है कि जीआई टैग मिले। तो ये देश कौन सा है? ये है जापान। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये एक मादक पेय पदार्थ है जो कि अपने आप में नशा रखता है, लेकिन हाँ, इसका यूज एक तरीके से जापान के अंदर डेली लाइफस्टाइल में किया जाता है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जापान के कल्चर का भी वो हिस्सा है। जैसे कि वहां पर अगर वेडिंग होती है तो इस पेय पदार्थ का यूज किया जाता है, फेस्टिवल्स होते हैं या दूसरे ओकेशंस होते हैं तो हर जगह पर इस तरीके के पेय पदार्थ का यूज किया जाता है जिसका नाम है निहोंशु सेक। ठीक है, तो जापान ने इसके लिए अभी हाल ही में एप्लीकेशन दायर किया है। ये चाहते हैं कि जापान को इसके लिए जीआई टैग मिले। अभी कुछ टाइम पहले आपको ध्यान रखना है, भारत में एक मिर्च उगाई जाती है जिसको बोलते हैं खोला मिर्च। क्या बोलते हैं? खोला मिर्च। तो ये जो खोला मिर्च है इसके लिए कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया है? अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, क्योंकि ये पिछले एक साल के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि कौन सा ये भारत का राज्य जिसको खोला मिर्च के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ गुजरात पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू एयर बेस फॉर इंडियन एयरफोर्स। गुजरात का एक कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स का एक नया एयरबेस स्थापित किया गया है? तो ये है दीसा। क्या नाम है इसका? दीसा। और ये जो दीसा के अंदर एक नया एयरबेस अब बनाया जाएगा, ये एक तरीके से भुज एयरबेस से राजस्थान के उत्तर लाई एयरबेस तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। कहाँ तक? उत्तर लाई बेस तक। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि जाहिर सी बात है आज की डेट में जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा हद तक एयरफोर्स पर ही बेस होते चले जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की भी ताकत को बढ़ाना लाजमी है, जिसको देखते हुए गुजरात के भुज एयरबेस से लेकर राजस्थान के उत्तर लाई एयरबेस तक कनेक्टिविटी प्रॉपर करने के लिए गुजरात के अंदर दीसा में एक नए एयरबेस की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई है। ये जो दीसा है ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का जिसकी सीमा रेखा पाकिस्तान से 130 किलोमीटर तक लगती है। अब आप समझ सकते हो ये एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा साल 2024 तक। अभी ये बनना शुरू हो गया है, 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सरकार की तरफ से
1000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं वी आर चौधरी। कौन है? वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। विच बासमती राइस ब्रांड हैज बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड? अभी हाल ही में चावल पे बासमती राइस का ये कौन सा ब्रांड है जो कि दुनिया में नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड डिक्लेयर कर दिया गया है? तो ये है इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन कप 2023? साल 2023 में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन कप आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन कौन से देश में इस बार किया जाएगा? तो इस बार इसको कतर होस्ट करेगा। और कतर में कहां पर? ज्यादातर मैचेस दोहा में खेले जाएंगे जो कि इसकी कैपिटल है। इसके अलावा मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, मतलब करीब मान लीजिए 65 to 70% जो है वो सारे मैचेस दोहा में खेले जाएंगे। करीब करीब 30 आपके कतर के दूसरे स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। कतर में इस टाइम पे करेंसी चलती है रियाल। क्या है? रियाल। और ध्यान रखिए, इस बार जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन कप 2023 कतर में खेला जाएगा, ये मेंस कैटेगरी की बात हो रही है। ये तीसरी बार है जब कतर इसको होस्ट करेगा। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इंडोनेशिया की कैपिटल है बोर्नियो आइलैंड और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। और कतर में अभी अगले ही महीने से फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। फीफा 2022 जो है, इसका मैस्कॉट जो है, मतलब इसका जो शुभांकर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लईब। क्या नाम है? लईब। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में कटी बिहू नाम का एक फेस्टिवल मनाया गया है? तो कटी बिहू, या फिर कहीं पर भी आपको ध्यान रखना है, अगर बिहू लिखा मिले तो समझ जाइए कि बिहू आसाम का ही मुख्य त्योहार है। तो आसाम में कटी बिहू नाम का अभी हाल ही में त्योहार मनाया गया। कटी बिहू का मतलब यह है कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद नए सीजन की फसल के लिए इस तरीके से वहां पर जो महिलाएं हैं वो देवताओं को, देवियों को भोग लगाते हैं नई फसल के लिए। उनकी ये कामना रहती है कि आने वाली जो फसल हो वो उसी तरीके से अच्छे तरीके से फले फूले और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कटी बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। कटी बिहू को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कोंगली बिहू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोंगली बिहू। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिहू कितने तरीके के होते हैं? तो ध्यान रखिए, बिहू त्योहार 3 तरीके के होते हैं आसाम में। एक जिसको बोहे बिहू के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बोहे बिहू। दूसरा जिसको बोलते हैं कटी बिहू, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और तीसरा जिसको बोलते हैं माघ बिहू। माघ का महीना होता है ना, तो उसमें यह त्योहार मनाया जाता है। तो बिहू 3 तरीके के हैं जो कि आसाम में मनाए जाते हैं और 3 तरीके की फसलों के भी सीजन होते हैं। तो ये तीनों जो हैं बिहू त्योहार, ये फसलों से ही एसोसिएटेड है और तीनों फसल में एक एक तरीके से इनको मनाया जाता है। ओके। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, जेपी मोर्गन जो कंपनी है, इसके कंट्री हेड ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जेपी मोर्गन बेसिकली अमेरिकी कंपनी है और इन्होंने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया है कौस्तभ कुलकर्णी को। क्या नाम है इनका? कौस्तभ कुलकर्णी। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो ये जिसकी जगह ले रहे हैं इनका नाम है माधव कल्याण। माधव कल्याण। बाकी अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिकी कंपनी है। और ये जो कौस्तभ कुलकर्णी है, ये पिछले 24 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और अब जाकर इनको भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन विच कंट्री 8th एडिशन ऑफ सारंग, एन एनुअल फ्लैगशिप कल्चरल प्रोग्राम ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टेड? कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा देश है जिसके अंदर भारत का जो दूतावास है वहां पे सारंग नाम का एक एनुअल कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया। और यह इसका पहला नहीं बल्कि 8वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया। तो ये देश है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में। और कैपिटल जो है सियोल। सियोल के अंदर भारत की जो एम्बेसी है वहां पर हमारी एम्बेसीज के जो अधिकारी हैं और जो साउथ कोरियन अधिकारी हैं उन सभी के द्वारा मिलकर सारंग नाम का त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया। अब सारंग के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, सारंग का मतलब होता है लव। क्या मतलब होता है? लव, मतलब प्यार। इस त्योहार को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है
कि दक्षिण कोरिया और भारत के बीच में टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर जो डाइवर्सिटी है, जिस तरीके के रिलेशंस हैं, उनको इस त्योहार के तहत मनाया जाता है। इसको शुरुआत करी गई थी 2015 में। तब से अब तक ये इस बार का 8वां संस्करण है इसका। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में साउथ कोरिया और भारत के बीच में कल्चरल इवेंट्स, डांस एंड म्यूजिक इवेंट्स, इसके अलावा टेक्निकल फोरम हो गए या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, उन सभी को बढ़ावा दिया जाए। साउथ कोरिया और भारत के बीच में पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो रिलेशन काफी बेहतर हो चुके हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और जापान की कैपिटल है टोक्यो। Who has become first Indian to win a medal at Under 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहले ऐसे भारतीय कौन हैं जिन्होंने मेडल जीता है? आज तक इस प्रतियोगिता में किसी भी भारतीय ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, तो पहली बार ये कौन है जिन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया है इसमें और भारत का नाम रोशन किया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है साजन भनवाल। क्या नाम है? साजन भनवाल। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो भले ही ब्रोंज हो, लेकिन एटलीस्ट भारत की शुरुआत हो गई है, आप बोल सकते हो भारत का खाता इन्होंने खोल दिया है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। इन्होंने 77 वेट कैटेगरी में ये नाम रोशन किया है। और इस बार ये चैंपियनशिप कहाँ खेली गई? ये स्पेन में खेली गई। कहाँ पर? स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है उस खिलाड़ी का नाम है मित्रो वेस्की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डी साइलेंट रहता है, मित्रो वेस्की। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये यूक्रेन के खिलाड़ी हैं जिनको इन्होंने हराया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है फॉर एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री? जितनी भी टैक्सी इंडस्ट्री है, जैसे कि आपका ओला हो गया, उबर हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है, इन सभी वर्ग के लिए ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि अपना एक कॉमन एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे बहुत जल्द? तो ये है गोवा। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है जिन्होंने फैसला लिया है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा गोवा टैक्सी। क्या नाम होगा? गोवा टैक्सी। अब देखिए, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये ओला उबेर के लिए होगा। ये मोनोपोली को खत्म करने का एक तरीका है। गोवा में पिछले कई टाइम से ये चीजें चल रही हैं। वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स और जो टेम्पो हो गए या कॉमन या लोकल ड्राइवर्स आप बोल सकते हो, उनका कहना है कि ओला और उबेर की वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है। उनका जो व्यापार है, जो धंधा है, वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इसलिए गोवा सरकार ने फैसला लिया है कि जैसे कि ओला उबेर के अपने एप्लीकेशन है, रैपिडो के अपने एप्लीकेशन है, उसी तरीके से गोवा सरकार की तरफ से गोवा टैक्सी नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स जो कि गोवा सरकार के अंतर्गत रजिस्टर होंगे, उनको भी सेम वही फैसिलिटी मिलेगी जो कि उबेर और ओला वालों के पास है। सो अल्टीमेटली ये एक बहुत अच्छी पहल है और होपफुली इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा इस साल न्यू ईयर तक। और क्या आप बता सकते हो गोवा में नए साल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, काफी फेमस है, इसको बोलते हैं कार्निवाल फेस्टिवल। कार्निवाल। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि हर साल न्यू ईयर पे गोवा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कार्निवाल। हमेशा ध्यान रखना है आपको। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। Which state government has approved new tiger reserve for tigers of पन्ना टाइगर रिजर्व? यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये एक नए टाइगर रिजर्व की स्थापना करेंगे? और क्यों? ये इस वजह से कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर्स हैं उनको इस नए टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने फैसला लिया है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर्स हैं उनको एक नया टाइगर रिजर्व बनाकर शिफ्ट कर दिया जाएगा उसमें। जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम होगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। ओके। और ये जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा, ये केन और बेतवा नदी के किनारे पर स्थित होगा।
वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कौन सा दिन मनाया गया? हिंदी में बोले तो विश्व सांख्यिकी दिवस। यह दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, 2022 की थीम रही डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कौन से दिन मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को। यह भी कल के दिन ही मनाया गया। और इस बार 2022 की इसकी थीम रही स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। जो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हड्डियां होती हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और कई बार बड़ी आसानी से ही हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति बेड से गिरा और उसकी हड्डी टूट गई, ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के। अल्टीमेटली ये आती कहाँ से? जब इंसान को धूप नहीं मिलती है, ठीक है, या कैल्शियम की लगातार कमी हो रही है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि इनमें से ये कौन सी चीज है जिसका साइंटिफिक नाम है ओसिमम टेनिफ्लोरम? क्या बोलते हैं इसको? ओसिमम टेनिफ्लोरम। ये इनमें से किस चीज का साइंटिफिक नेम है? पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।